आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर का रुख करते हैं। यूएन के द्वारा एक कड़ा संदेश दिया गया। गाजा में भूख को हथियार बना रहा है इजरायल, ये यूएन के द्वारा कहा गया है। यूएन ने कहा कि ये युद्ध अपराध और इजरायल ने खाना बांटने पर पाबंदी लगाई है। भूखमरी के लिए हम नहीं हैं जिम्मेदार, यूएन के द्वारा नेतन्याहू के द्वारा कहा गया है। हमास का डिप्टी कमांडर समेत 3 ढेर हैं। भास्कर के हवाले से एक खबर। तो देखिए, दोनों ही देशों के बीच में, चाहे वो हमास हो इजरायल हो, दोनों के बीच में लगातार जंग जारी है। ऐसे में गाजा में भूख को हथियार बना रहा है इजरायल, ये कहा जा रहा है। कहा गया यूएन के द्वारा ये युद्ध अपराध है। इजरायल ने खाना बांटने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। भूखमरी के लिए हम नहीं हैं जिम्मेदार, ये बात कही गई है नेतन्याहू के द्वारा रिटर्न में। तो देखिए, गाजा की खबर बीते दिन भी हमने आपको बताई थी कि वहां पर किस तरह से भूखमरी के हालात जो हालात है वो 5वें स्टेज पर पहुंच गई, यानी कि स्थिति बेहद गंभीर है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। स्मृति का कांग्रेस नेता पर जोरदार हमला। राहुल धर्मनिरपेक्ष तो धर्म के आधार पर चुनाव मत लड़े, चुनावी राजनीति में जीत और हार अंतर्निहित है, ये स्मृति ईरानी का बयान है। और सच्चा नेतृत्व किसी के विश्वास और सिद्धांतों से। दैनिक जागरण के हवाले से यह खबर आपको बता रहे थे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और राहुल धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्म की राह के आधार पर चुनाव मत लड़े, ये बयान सामने है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। नायब कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। आपको बता दें, महिपाल ढांडा, सुभाष सुधा, इसके अलावा अभय यादव, असीम गोयल, कमल गुप्ता, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। सीमा त्रिखा सैनी कैबिनेट में पहली महिला मंत्री बनी हैं। तो देखिए, महिलाओं को भी यहाँ पर जगह दी गई है। और ये तस्वीरें हैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार होते हुए असीम गोयल, कमल गुप्ता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, इसके अलावा सीमा त्रिखा सैनी ने भी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। पहली महिला के तौर पर कैबिनेट मंत्री सीमा त्रिखा सैनी। यानी कि हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ, यहाँ पर हमने आपको कल भी जानकारी दी थी कि हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश, और इसलिए इस कैबिनेट का विस्तार किया गया है कि लोकसभा चुनाव को देखकर अब ऐसे में ताकि सीट्स यहाँ पर सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी जीत सके। आगे बढ़ते ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। समन को अवैध बताते हुए चुनौती दी और इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। केजरीवाल को अभी तक 9 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन वो फिलहाल नहीं पहुंचे और हर बार कोई ना कोई बहाना उनकी तरफ से मारा जाता है। हिंदुस्तान अखबार अगर हम देखेंगे तो फ्रंट पेज पर एक छोटा सा कॉलम जिसमें जानकारी दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ईडी की तरफ से जब समन भेजा गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फिलहाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। और इस पूरे मामले में केजरीवाल ईडी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर 20 मार्च को सुनवाई करने वाली है। तो फिलहाल ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से फिलहाल क्या टिप्पणी की जाती है। और देखिए, इस सबके बीच में ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंचे। समन को अवैध बताते हुए उन्होंने चुनौती दी और कल सुनवाई इस पूरे मामले के ऊपर। केजरीवाल को अभी तक जारी हो चुके हैं कुल मिलाकर 9 समन। और इस बीच अरविंद केजरीवाल जहां लगातार समन को अवैध बता रहे हैं, वहीं बीजेपी हमलावर नजर आ रही। कल संबित पात्रा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के ऊपर और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई बड़े बातें बोली। और उनके द्वारा यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को आज से बीजेपी AAK के नाम से पुकारेगी, यानी कि एक्यूज अरविंद केजरीवाल। ये बड़े आरोप संबित पात्रा के द्वारा बीजेपी के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए। बढ़ते खबरों में आगे। बीजेपी का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला। ईडी के समन को लेकर कहा केजरीवाल रंग बदलने में माहिर है। 9 समन पर केजरीवाल के 18 बहाने। केजरीवाल ने भरोसे का खून किया है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और अखबारों में भी जिक्र है। सीएम ने समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और लगातार बीजेपी केजरीवाल को घेर रखी है। साक्षी ने बताया कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा गया बीजेपी की तरफ से। और 9 समन जारी होने के बाद भी केजरीवाल पेशी के लिए नहीं पहुंच रहे और रंग बदलने में माहिर है केजरीवाल, ये बीजेपी ने कहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। सिसोदिया को नहीं मिली राहत। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को राहत फिलहाल नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, बढ़ाकर अब 6 अप्रैल तक कर दिया है। तो एक बार फिर से सिसोदिया को राहत नहीं बल्कि उनकी आफत बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उन्हें राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दिया है और न्यायिक हिरासत बढ़ाकर अब 6 अप्रैल तक कर दिया है। 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया।
आगे बढ़ते सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का पूरा मामला और ऐसे में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई यानी कि क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन को समय दिया। मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होने वाली है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कैश फॉर क्वेरी से जुड़ा है पूरा केस, जिसमें महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी फिलहाल महुआ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी केस में अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें जांच पड़ताल की जाएगी। लोकपाल ने 6 महीने में रिपोर्ट मांग ली है। निशिकांत दुबे ने कहा है इस सबके ऊपर कि महुआ ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया और फिलहाल महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सीबीआई को जांच के आदेश मिल गए हैं। बिल्कुल, तो मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश सीबीआई को दिए गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। लोकपाल ने मेरी शिकायत को सही माना है, ये निशिकांत दुबे ने लिखा है और महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। महुआ ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। कैश फॉर क्वेरी मामले में जांच के आदेश हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निशिकांत दुबे ने ये पोस्ट शेयर किया और आपके स्क्रीन पर ये पोस्ट आपको बताते चले कि संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के केस में मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकपाल ने सीबीआई को मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है, साथ ही 6 महीने में जांच रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। लोकपाल का आदेश भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की उस शिकायत पर आया है जिसमें आरोप था कि मोइत्रा ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के नकदी और उपहार के बदले संसद में निचले सदन में सवाल पूछे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएए कानून पर अमल पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 3 हफ्ते में अब जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को होनी है। लेकिन देखिए, ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले तीनों आवेदन पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब को कहा है। प्रधान न्यायाधीश यानी कि डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, इसके अलावा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ अब मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को करने वाला है। केंद्र की ओर से ये पेश किया गया था और कहा गया था कि 20 आवेदन पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय चाहिए। इन आवेदन में आग्रह किया गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका का शीर्ष अदालत द्वारा निपटारा किए जाने पर संबंधित नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होगी 9 अप्रैल को। आगे बढ़ते चीनी वीजा मामले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है और कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ जो है वो समन भेजा गया। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेकर समन फिलहाल भेजा है। सभी आरोपियों को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश फिलहाल यहाँ पर दिया गया है। यानी कि चीनी वीजा मामला है और ऐसे में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से फिलहाल समन भेजा गया कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ। अगली खबर आपको बता दें बेंगलुरु से, जहां पर दुकानदार पर हमले का ये पूरा मामला है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन अब जमकर किया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, सड़क पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने वाले लोग उतरे। दरअसल पूरा मामला बेंगलुरु से, जहां पर दुकानदार के ऊपर हमला किया गया। हमले के बाद में फिलहाल ये सभी हिंदू संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन यहां पर किया गया और विरोध दर्ज कराया गया कि किस तरीके से हमला दुकानदार पे करना गलत है। और उसी प्रदर्शन की बेंगलुरु से फिलहाल ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो देखिए, हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से यहाँ बवाल हुआ बेंगलुरु में, दुकानदार पर हमला का मामला है ये पूरा। और तस्वीरें आपने देखी होगी किस तरह से दुकान पर कुछ लोग दुकान पे पहुंचते हैं, दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं और अब ये पूरा मामला देखिए किस तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन यहाँ पर किया है, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, किस तरह से हाथों में झंडा लेकर और नारेबाजी करते हुए हिंदू संगठन ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो तेजस्वी सूर्या की भी बीते दिन तस्वीर आई थी, उसने तेजस्वी सूर्या ने भी सरकार को घेरा। तो तस्वीरें देखिए, हिंदू संगठन यहां पर मौजूद और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है और बेंगलुरु में दुकानदार पर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है।
और मौसम के लिहाज से 2023 सबसे खराब साल। औसत तापमान रहा 1.45 डिग्री सेल्सियस। पेरिस एग्रीमेंट में 1.50 है ऊपरी सीमा। और ग्रीन हाउस गैस ने बनाया क्या रिकॉर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से आपको खबर बता रहे। तो मौसम के लिहाज से 2023 सबसे खराब साल रहा है और पेरिस एग्रीमेंट में 1.50 ऊपर है और ग्रीन हाउस गैस ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। और अब बात होगी दिल्ली की। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। दरअसल स्विस संस्था IQ एयर की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित है देश। पाकिस्तान की बात करें तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। और अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी। अच्छा, हिंदुस्तान अखबार में फिलहाल हेडलाइन, भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश। IQ एयर की ताजा रिपोर्ट में फिलहाल खुलासा हुआ है, भारत वर्ष 2023 में दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा। और स्विस संगठन, जैसे कि आप बता रही थी अभी पलक, कि एयर की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि संगठन ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और राजधानियों की सूची तैयार की। और देश श्रेणी में बांग्लादेश पहले, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, राजधानी की श्रेणी में दिल्ली सबसे प्रदूषित है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR में PM 2.5 के स्तर में विशेष रूप से चिंताजनक वृद्धि देखी गई, जिसकी वजह से हमने देखा इस बार काफी ज्यादा लोगों को सांसों में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, सांस लेने में परेशानी आ रही थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मणिपुर SSC ने वापस लिया कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट में सभी पास कैंडिडेट आदिवासी थे। 231 सफल कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक था मैतेई समुदाय से। रिजल्ट रोकने के बाद CS विनीत जोशी दिल्ली के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को लेकर जानकारी दी गई। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद है, वह बखूबी जानते हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आई कि सारे के सारे दूसरे कैंडिडेट्स थे, 231 सफल कैंडिडेट्स और सिर्फ एक मैतेई का। इसी को लेकर फिलहाल बड़ा फैसला। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में GST अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली के CS ने आदेश दिए सस्पेंशन के। 3 महीने में 14 करोड़ रुपए के जारी किए थे अवैध रिफंड ऑर्डर्स और इसीलिए सस्पेंड किया गया। अब किसी सरकारी विभाग में नहीं कर पाएगा ये व्यक्ति नौकरी। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर। तो देखिए एक्शन लिया गया, जिस तरीके से GST अधिकारी को सस्पेंड किया गया। 14 करोड़ के अवैध रिफंड ऑर्डर अधिकारी के द्वारा जारी किए गए थे, जिसके चलते सस्पेंड किया गया है। अब सरकारी विभाग में व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने किए जजों के तबादले। दिल्ली इससे पॉलिसी मामले की सुनवाई कर रहे जज को भी बदला है और स्पेशल जज MK नागपाल का हुआ ट्रांसफर। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने किए जजों के तबादले और दिल्ली पॉलिसी मामले की सुनवाई कर रहे जज को भी बदला गया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे UPSC से जुड़ी हुई। UPSC के प्रीलिम्स अब 16 जून को होने वाले हैं। पहले होने थे ये 26 मई को, लेकिन कई जगह मतदान है और इसकी वजह से ये फैसला लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं कि अब जो UPSC के प्रीलिम्स की तारीख है उसमें बदलाव लाया गया है। पहले जो डेट 26 मई थी उसको अब बदलकर 16 जून कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और उसमें कई जगह पर 26 मई को भी मतदान होने हैं और इसकी वजह से ये फैसला लिया गया और अब प्रीलिम्स होंगे 16 जून को। आगे बढ़ते बिहार के बगहा में टला बड़ा हादसा। सेना को लेकर स्पेशल ट्रेन जा रही थी जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई। पटरी से उतरी ट्रेन के 3 डिब्बे और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं गोरखपुर नरकटियागंज रूट पूरी तरह से ठप बताया जा रहा है। ये रात की तस्वीरें। सेना के जवानों से भरी हुई ट्रेन पटरी से उतर गई, लेकिन बड़ा हादसा टला। किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, ये गनीमत रही। लेकिन हादसे के बाद से यहाँ पर रेल यातायात फिलहाल ठप बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें फिलहाल बिहार से आप देख रहे हैं, जहां पर बाघा में बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद में रेल यातायात फिलहाल ठप हुआ है। इससे पहले भी देखिए ट्रेन डीरेल हुई थी। राजस्थान से तस्वीरें हमने दिखाई थी 2 दिन पहले। फिलहाल एक और हादसा यहां पर टल गया है। हालांकि बिहार से तस्वीरें जहां पर पटरी से उतरे 3 ट्रेन के डब्बे और हादसे के बाद में रेल यातायात ठप है। फिलहाल यातायात को एक बार फिर से बहाल करने के तमाम प्रयास और कोशिशें लगातार की जा रही हैं। पटरी से उतरे 3 ट्रेन के डिब्बे। आगे बढ़ते देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी विभाजन पर टिप्पणी की और विधायी बहुमत के आधार पर मान्यता को मतदाताओं का मजाक बताया। चुनाव आयोग के फैसले को बताया कि 10वीं अनुसूची से बाहर और आयोग ने दल बदलुओं का चुनाव चिन्ह पर दावा
मंजूर फिलहाल किया है। दैनिक भास्कर में इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि आज चुनाव से पहले हमने देखा है कि कई बार जिन नेताओं को टिकट की आस होती है और उनको टिकट नहीं मिलता तो दल बदलते हैं। और इसी तरह की मिलती जुलती हेडलाइन हिंदुस्तान अखबार में, जैसे कि भाजपा, आप और कांग्रेस से कई नेताओं ने पाला बदला, कोई उम्मीदवार से नाराज तो किसी को भविष्य की चिंता, गठबंधन से समीकरण बदले तो दल बदलू भी लगातार बढ़े। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एटीएस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस के केस में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। दंगा भड़काकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले का प्लान उनके द्वारा किया गया था। पीएफआई ने भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ में बड़ी यहां पर साजिश की थी। तो यूपी एटीएस की जांच में ये बड़ा खुलासा हाथरस केस से संबंधित रहा। बिल्कुल, तो यूपी एटीएस के जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, दंगा भड़काकर बीजेपी नेताओं पर हमले का ये पूरा प्लान था, ये यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है। पीएफआई ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी, ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस केस में दंगा भड़काकर बीजेपी नेताओं पर हमले का प्लान था। तो आज कोर्ट में कौन कौन से केस पर सुनवाई होगी, अब वो पूरी जानकारी आपको देते चले। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आरोपी अभिषेक बोयनपल्ली की जमानत पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट करेगा नियमित जमानत पर सुनवाई। कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग ने पूर्ण मूल्यांकन कार्यवाही का पूरा ये मामला, और कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो ईडब्ल्यूएस कोटा को 10% आरक्षण देने का मामला और मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। तो दिल्ली से एक और खबर, जहां सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका और ईडी ने जारी किए गए समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इसलिए दायर हुई थी ये याचिका। तो छठा केस जिस पर सुनवाई, देश के उद्योगपतियों को लेकर भ्रामक और गलत बयान देने का मामला, मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर और याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मथुरा स्थित जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो मालेगांव ट्रायल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी और कोर्ट ने दिया आज पेश होने का आदेश। रद्द होगी सजा या जमानत मिलेगी, बाहुबली धनंजय सिंह ने खटखटाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा और आज इस पूरे मामले में भी सुनवाई होगी।